नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको महिलाओं की प्रॉपर्टी के अधिकार के बारे में जानकारी देंगे। संपत्ति को लेकर महिलाओं को क्या अधिकार मिले हुए हैं, उनके बारे में हर महिला बहू बेटी को पता होना चाहिए। महिलाओं को संपत्ति से जुड़े कई अधिकार मिले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू विधवा के मायने वालों को अजनबी नहीं कहा जा सकता और उनकी संपत्ति उन्हें दी जा सकती है। पिछले साल एक और अहम फैसले में अदालत ने कहा था कि पिता की संपत्ति पर बेटी का भी उतना ही हक है जितना कि बेटे का है। ये अधिकार तब भी बरकरार रहेगा चाहे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 लागू होने से पहले पिता की मृत्यु हो गई हो। आइए जानते हैं कानूनी सलाह के बारे में जो हर बेटी, हर महिला के काम की है। हिंदू लॉ में संपत्ति को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, पैतृक और स्वअर्जित। पैतृक संपत्ति में 4 पीढ़ी पहले तक पुरुषों की वैसी अर्जित संपत्तियां आती हैं जिनका कभी बंटवारा नहीं हुआ हो। ऐसी संपत्तियों पर संतानों का, वो चाहे बेटा हो या बेटी हो, जन्मसिद्ध अधिकार होता है। 2005 से पहले ऐसी संपत्तियों पर सिर्फ बेटों का अधिकार होता था, लेकिन संशोधन के बाद पिता ऐसी संपत्तियों का बंटवारा मन मर्जी से नहीं कर सकता, यानी वो बेटी को हिस्सा देने से इनकार नहीं कर सकता। अगर वसीयत लिखने से पहले पिता की मौत हो जाती है तो सभी कानूनी उत्तराधिकारियों को उनकी संपत्ति पर समान अधिकार होगा। ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। विस्तार से हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता विद्योत्मा झा जी तमाम जानकारी देंगी, जो कि आपको महिलाओं की प्रॉपर्टी के अधिकार से जुड़ी तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगी। अगर आपका महिलाओं की प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012061279767। इसके अलावा 0120612798। इन नंबर्स पर कॉल करके आप महिलाओं की संपत्ति के अधिकार के बारे में तमाम कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, हमारे साथ खास मेहमान आज की जुड़ चुकी हैं विद्योत्मा झा जी। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में विद्योत्मा जी आपका। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की जब हम बात करते हैं तो क्या है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम? हिंदू सक्सेशन एक्ट पार्लियामेंट का एक्ट 1986 में आया था और ये हर इस तरह की जैसे इनटेस्टेड या अनविल्ड या ऐसे कहें कि बिना वसीयत बनाए भी अगर कोई जिनकी प्रॉपर्टी है वो दुनिया से चले जाते हैं तो उनके जितने जो सक्सेसर्स होते हैं, बच्चे हों या और लीगल एयर्स हों, उनके बीच कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये उस बारे में डील करता है। और उसके तहत कोई अगर कोई बनाकर मिल जाता है, वो अपने बच्चे को या अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी राइट्स नहीं देना चाहता तो वो उसमें डालकर लिख कर जा सकता है। और इसमें अब बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं 2005 में, स्पेशली जो डॉटर्स के लिए अमेंडमेंट्स किया जाए कि उन्हें भी प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर दिया जाए जितना लड़कों को दिया जाता है लड़कियों को दिया जाए। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट का मतलब ये है कि प्रॉपर्टी किस तरह से डिवॉल्व होगा और किस तरह से डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, अब पिता की संपत्ति की अगर हम बात करें तो बेटियों का कितना अधिकार है, किस तरह का अधिकार बेटियों का रहता है? जैसा कि हमें पहले से देखते आए हैं सोसाइटी में और हमें पता है कि वुमेन और मेन में डिफरेंस रखा गया है। लड़कियों को इंफीरियर समझा गया है तो इनहेरिटेंस राइट या उनको जो होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी कि वो इंडिपेंडेंटली प्रॉपर्टी होल्ड भी नहीं कर सकती है, इस तरह से हमारा सिस्टम चला रहा था और पार्टनर्स तो वो होती ही नहीं थी। लेकिन अब जो है जितने अमेंडमेंट्स हो गए हैं, जिस तरह से हमारे यहाँ लॉज दोबारा से उसको चेंज करके रिफॉर्म किया गया है तो वो गर्ल्स जो है वो पिता की प्रॉपर्टी में लड़कों के बराबर या बाकी जो लीगल एयर्स उनके लड़के जो होते हैं, भाई होते हैं, उनके बराबर इंडिपेंडेंटली भी होल्ड कर सकती है और उनको पूरा राइट है अक्वायर, होल्ड और डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी एट पार विथ एनी अदर मैन इन द फैमिली। वो प्रॉपर्टी राइट उनको बिल्कुल पूरे बराबर मिल गए हैं और वो उसको एक्सरसाइज भी उसी तरह से कर सकती हैं। उनको उसके लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कोई प्रैक्टिकली उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो अक्वायर करना चाहती है, होल्ड करना चाहती है, डिस्पोज ऑफ मीन्स उनको बेचना है, सेल करना है, कुछ भी करना है तो वो डिसीजन लेने के लिए पूरा अधिकार उनको मिला हुआ है और उनको इक्वल शेयर मिला हुआ है। ठीक है,
अब स्वअर्जित संपत्ति की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें बेटी का हक क्या होता है, कितना उसका हक होता है? जिस तरह से दो हमने संपत्तियों का जिक्र किया, तो उसमें स्वअर्जित में क्या हक होता है बेटियों का? बेटियों का हक पहले तो ये है कि अब उनको इक्वल शेयर मिलता है, ये तो हम सब जान चुके हैं। 2005 के अमेंडमेंट के बाद ये सबको पता है। फिर भी जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी, इस पर क्वेश्चन मार्क रह गया था, क्योंकि एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट आया था, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। तो वहां पर ये बात आई थी कि 2005 तक जो पार्टनरी राइट है, जिसको मतलब पिता के रहते हुए पिता की अगर डेथ हो गई है और अमेंडमेंट आया था, तो उसमें आया था कि उनको फिर भी वो राइट्स मिलेंगे, चाहे पिता की डेथ क्यों ना हो गई हो। और उसको बाद में अफर्म किया गया था ये 2022 में अरुणाचला गौदर वर्सेस पुन्नुस्वामी केस में, जहाँ पर इनहेरिटेंस राइट जो है वो चाहे किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो, वो डिवॉल्व करना जो है वो इक्वल शेयर ही मिलेगा और वुमेन को पार्टनर्स ही रहेगी। उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं किया गया कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है या ये इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये तो रही कि जो स्वअर्जित प्रॉपर्टी उस पर बेटी का कितना होता है। अगर हम माँ की प्रॉपर्टी की बात करें विद्योत्मा जी, तो माँ की संपत्ति पर बेटी का अधिकार होता है या नहीं होता, उसको कैसे डिवाइड किया गया है? माँ और माता पिता की प्रॉपर्टी, कई बार तो दोनों की एक ही प्रॉपर्टी होती है, तो प्रॉपर्टी पर सेक्शन 15 में मदर्स प्रॉपर्टी के लिए बहुत क्लियरली दिया गया है कि उसमें एक क्रोनोलॉजी बनाई गई है। हर चिल्ड्रन ऑफ प्री डिसीज चिल्ड्रन या हस्बैंड, या ये क्रोनोलॉजी है बारी बारी से कि उनके बच्चों के बच्चे, उसके बाद उस महिला के हस्बैंड, या अगर वो भी नहीं है तो उसके माता पिता, या उसके बाद जो हस्बैंड के जो लीगल हेयर्स होंगे, अगर कोई भी नहीं है तो उसके बाद अगर वो भी नहीं है तो उसके खुद के माता पिता के जो हेयर्स होंगे। उस तरह से ये एक लाइन ऑफ डिवीजन बनाया गया है, जिसके तहत प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी। तो लड़कियों को भी उतना ही हक है जितना कि लड़कों को। तो अल्टीमेटली वो पेरेंटल प्रॉपर्टी है, तो वो उसमें उनको पूरा हक है। ठीक है, चल और अचल संपत्ति में बेटी का अधिकार कैसे जो है संविधान के अंतर्गत आता है, कैसे कोर्ट ने इसे निर्धारित किया है? ये फिर वही बात है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो, मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, चल या अचल जो कह रहे हैं हम, तो सब में इक्वल शेयर मिलेगा। क्योंकि जो पैतृक संपत्ति है, चाहे उसका नेचर कुछ भी हो, उसमें शेयर इक्वल मिलेगा। उसे इस तरह से हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये प्रॉपर्टी जो है एंसेस्ट्रल है, ये सेल्फ एक्वायर्ड है, या ये मूवेबल है, ये इमूवेबल है। प्रॉपर्टी of any nature will be the woman will be given the equal share as at par with the men in the family. ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं महाराष्ट्र से, आरव जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा सवाल है कि अभी 20 साल हो गया है, एक औरत मर गया है और अभी वो प्रॉपर्टी के ऊपर हिस्सा लगाती है, तो उसके लिए क्या कर सकता है? मर्द मर के 20 साल हो गए है, उसका अधिकार रहेगा क्या उसके बाद? आरव जी समझ स्पष्ट नहीं हो पाया आपका सवाल, आवाज नहीं क्लियर हो पाई, एक बार फिर से दोहराइए। 20 साल हो गया मर्द मर के, और अभी उसका औरत का उसके प्रॉपर्टी पर हक हो सकता है क्या? वो क्योंकि अभी तक वो घर में आई ही नहीं है। हाँ। मर्द के पास अभी 20 साल से आई ही नहीं है वो। ठीक, विद्योत्मा जी पहले तो ये क्लियर करना पड़ेगा कि उनका रिलेशन क्या था। आई मीन उससे वो 20 साल से अब तो वो मरे हुए हो गए, पर उससे पहले उनका क्या स्टेटस था? वो विडो है उनकी, या वो डिवोर्सी है, या कैसा रिलेशन है? पहले ये जब क्लियर हो जाएगा तो प्रॉपर्टी राइट्स उसके अकॉर्डिंग होंगे, क्योंकि वाइफ के तो इक्वल शेयर होता है। वाइफ तो वो लीगल एयर होती है, लेकिन वो वाइफ है या नहीं, कोई किस तरह की ऐसे रिलेशन थे, ये जब पता चल जाए तो फिर प्रॉपर्टी राइट्स क्लियर होंगे। ठीक है, विद्योत्मा जी, महिलाओं की प्रॉपर्टी के अधिकार से जुड़ी जो समस्याएं हैं उसमें कानूनी समाधान किस तरह से दिए गए हैं?
हमें पता है कि कितना इंटीरियर समझा गया है। तो हमारे जो बहुत स्ट्रॉन्ग पेट्रियार्कल ट्रेडिशंस रहे हैं और वो वायलेंस तक का फॉर्म ले लेते हैं अगर उसको वायलेट किया जाए तो। और इसमें वुमेन को उस तरह से कंडीशन किया गया था कि वो अपने प्रॉपर्टी राइट्स को डिमांड ही नहीं करती थी। उनको उल्टा ये बताया गया था कि उनको हक त्याग करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड वॉलंटरी रिनाउंसिएशन ऑफ राइट्स। और ये चीज उनको इस तरह से कि उनकी शादी पे खर्चा किया गया, डाउरी दिया गया, ये बोलकर उन्हें इस तरह से कंडीशनिंग की जाती थी कि वो तुम्हें प्रॉपर्टी में राइट डिमांड नहीं करना है। और इसके लिए और जब प्रॉपर्टी डिमांड होने लगी थी तो फीमेल इंफेंटिसाइड और फीटिसाइड बहुत बढ़ गया था एक 1990s के दौर में। और इस पर एक रिसर्च भी किया गया था 2018 में किंग्स कॉलेज लंदन, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स द्वारा, जिसे बाद में कॉरोबोरेट किया था हमारे इकोनॉमिक सर्वे में 2017-18 में। तो हमारे यहाँ जो कंडीशन रही है तो लड़कियों को तो राइट देना क्वेश्चन ही नहीं होता था कि उन्हें राइट दिया भी जाएगा, क्योंकि ऐसा भी समझा जाता था कि प्रॉपर्टी जो है एक बार उसको राइट देंगे तो अगर उसकी शादी हो गई या जैसे भी है प्रॉपर्टी दूसरी जगह चली जाएगी। और लड़कों को देने पर ऐसा नहीं सोचते थे, वो सोचते थे प्रॉपर्टी फैमिली में है तो वो कहीं जा नहीं रही है, वो हमारे हाथ में है तो हमारी ही रहेगी। तो पहले तो ये विचारधारा थी, इसलिए लड़कियों को दिया नहीं जाता था। तो समस्या इसीलिए इतनी ज्यादा है हमारे सोसाइटी में। और सिर्फ हिंदू लॉज में नहीं, पर्सनल लॉज है, मुस्लिम लॉज है, उसमें अलग टाइप से, लेकिन समस्या हर जगह है। तो बस अभी क्योंकि हम स्पेसिफिकली हिंदू सक्सेशन एक्ट पर बात कर रहे हैं, तो इसमें यह है कि जब लड़कियां अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्लेम करती हैं, अगर उनको विलिंगली दिया नहीं गया है तो वो क्लेम कर सकती है, सिविल कोर्ट में जाकर अपना शेयर डिमांड कर सकती है। अगर उनको नॉर्मल ढंग से नहीं दिया जा रहा है तो प्रॉपर्टी ऑक्शन तक हो सकती है। और अगर इस प्रोसेस के बीच में प्रॉपर्टी को सेल कर देते हैं लोग, तो जो दूसरी पार्टी है अगर सेल कर देती है तो जिसने खरीदा है वो उसको तक पार्टी बनाया जा सकता है, मतलब कोर्ट जाया जा सकता है और एक्शन लिया जा सकता है। विद्युत्मा जी, एक कॉलर अरुणाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, प्रकाश जी हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर लड़की ने अपने भाई के नाम से सारी संपत्ति, अपने पिता की जो संपत्ति है वो उसके नाम से दे दिया, हाँ लिख दिया, कागज पे लिखवा लिया गया, लेकिन अभी दोनों ही लाइव हैं, मतलब दोनों ही जिंदा है, अगर वो चाहे कि फिर से उस पर अपना हक जमाए तो क्या यह संभव है? अगर उसमें रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर वो पहला तो एक बिल चेंज किया जा सकता है अगर सिर्फ बिल है तो, और बिल अगर रजिस्टर्ड भी है तो भी चेंज कभी भी किया जा सकता है, और अंटिल शी इज अलाइव। और अगर उसने पेपर्स दे दिए हैं तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है। अगर पेपर आपके खुद के पास है तो आप कभी भी इसको चेंज कर सकते हैं। लीगल हेल्पलाइन में आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं के प्रॉपर्टी से जुड़े कानूनी अधिकार की। विद्युत्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विद्युत्मा जी, दूसरी पत्नी की अगर हम प्रॉपर्टी में अधिकार की बात करें तो क्या उनको कोई प्रॉपर्टी में अधिकार कानूनी प्रावधान के तहत दिया गया है? इस तरह का कोई भी कानूनी लॉ है क्या? लीगल राइट्स उनको तब मिलेंगे जब अगर उनके हस्बैंड ने जब शादी करी थी उनसे तो पहली वाइफ का या तो उनकी डेथ हो गई हो या उनसे डिवोर्स हो गया हो, तो फिर उनको इक्वल राइट्स मिलेंगे। लेकिन उनको मिले ना मिले, उनके बच्चों को अपने फादर की प्रॉपर्टी में इक्वल राइट्स मिलेंगे। एक कॉलर उत्तराखंड से सतीश जी हमारे साथ जुड़े हैं। सतीश जी नमस्कार, बताइए क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप, क्या सवाल है आपका? मैडम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे महिलाओं के जो अधिकार, अब जो प्रोग्राम चल रहा है आपका, तो इसमें थोड़ी सी जानकारी लेनी थी। जैसे कि हमारे फादर ने, अब हमारे मतलब भाई बहने जितने सब, मतलब बहनें जितनी थी उनको दे दिया उनका हिस्सा, जो भी आना था उनके हिस्से में। अब तो डेथ हो गई फादर की, पहले जब जिंदा थे उस समय दे दिया जी। हमने उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं की, कोई बात नहीं। लेकिन क्या है कि अब फादर की डेथ होने के बाद में वो क्या है कि हमारा जो मकान, जो हमारा एक्चुअल में जो जमीन अलग है, मकान हमारा अलग है, आधा बीघा 1 बीघा में, ठीक है। हम शुरू से रह रहे हैं उसमें, मेरे बच्चे भी, मेरे भाई के बच्चे भी हैं, मदर भी है, मतलब शुरू से मकान में रह रहे हैं। मेरा अपना बिजली का कनेक्शन है, सब कुछ है। अब उन्होंने उनको देने के बाद में वो ये कह रहे हैं कि हमें मकान में हिस्सा चाहिए। तो दूसरी बात, वो हकदार है या नहीं है? विद्युत्मा जी
जब आपके पिताजी ने उन्हें प्रॉपर्टी में राइट्स दिए हैं जैसा आप कह रहे हैं, तो कोई डॉक्यूमेंट हो अगर, तो वो काफी हेल्पफुल हो सकता है इस बात को लीगली एस्टैब्लिश करने में कि उनको उनका राइट दिया जा चुका है। अदरवाइज वो क्लेम कर रहे हैं और आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो उनके क्लेम के हिसाब से और वो ये काफी लंबा चल सकता है कोर्ट में, लेकिन अल्टीमेटली ये प्रूफ नहीं होने पर कहीं फैसला उनके हक में भी जा सकता है। चलिए ठीक है, जैसे आपको बताया गया ज़रूर इस तरह से कानूनी मदद लीजिएगा। विद्युत्मा जी, अगर हम बेटी की प्रॉपर्टी की बात भी करें तो क्या उसमें माँ का अधिकार होता है, उस पर किस तरह से कानूनी अधिकार है? जी, अगर मदर तो राइटफुल हेयर होती है बेटे की प्रॉपर्टी में, और स्पेशली अगर जिनकी डेथ हुई है वो अगर बिना विल बनाए हुए इंटेस्टेट उनकी डेथ हो जाती है, तो इस केस में उनकी मदर का बनता है प्रॉपर्टी का राइट। और उनके बाद उनकी मदर अगर उन्होंने बिक्वेट ना किया हो या पास ऑन ना किया हो प्रॉपर्टी को, तो फिर जो लीगल एयर्स उनके बाद बनते हैं उनको प्रॉपर्टी जाती है। तो मदर का जो अगर माइनर है तो भी होगा, और अगर वैसे अगर केपेबल है अडल्ट होके उनका डेथ हुआ है तो फिर भी उनको मिलेगा, क्योंकि अगर मदर समय अलाइगा और कोई उनसे ज्यादा क्लोज लीगल एयर नहीं है तो मदर का राइट बनता है। ठीक है, ये तो हमने संपत्ति से जुड़ी जानकारी ली है। विद्युत्मा जी, अगर पति के हम वेतन की बात करें, सैलरी की बात करें, और संपत्ति में पत्नी का कानूनी अधिकार क्या है? पत्नी का संपत्ति में तो शेयर बनता है, उस पर शेयर भी बनता है, और ऐसा भी हो सकता है अगर पति ने विल बनाया और उसमें वो क्लियरली स्टेट करते हैं कि पत्नी को वो राइट नहीं देना चाहते हैं, जो भी वजह हो उनकी, तो फिर उनका उस वाइफ का राइट नहीं बनता प्रॉपर्टी में। और सैलरी और जो सैलरी प्रॉपर्टी के अलावा जो सैलरी बचती है, तो सैलरी का ये है कि लॉफुली हस्बैंड को फूडिंग, क्लोथिंग, शेल्टर, बेसिक एमिनिटीज, मेडिकल ट्रीटमेंट, बच्चों के ट्रीटमेंट, सब कुछ उनको बेयर करना है। तो ये उनको मांगने की जरूरत नहीं होती है वाइफ को, ये हस्बैंड को ऑटोमेटिकली देना है। ये हमारे लॉ का प्रोविजन है कि ऐसे यही प्रोसेस होगा। और जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो वाइफ से शेयर इसलिए करना होगा कि अगर कभी कोई इवेंचुअलिटी होती है, कभी कोई डेथ हो गया, डिसेबिलिटी हो गई किसी तरह की, तो उस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए अपनी वाइफ को उसका पार्ट बनाना पड़ता है। अदरवाइज अगर नहीं वो तैयार होते वाइफ से बताने के लिए, तो काउंसलर, फाइनेंशियल प्लानर, इनकी मदद से भी ये काम किया जा सकता है एक हेल्दी रिलेशनशिप में। पर अगर ये बात कोर्ट तक चली गई है तो वहाँ कोई ऐसे रीजन से आपको डिवोर्स केस या कोई मेंटेनेंस का केस चल रहा है, तो फिर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स और लीगल प्रोसीडिंग्स के तहत जो भी तय होगा वो। घरेलू खर्चे की अगर हम बात करें तो घरेलू खर्चों के लिए क्या पति से मासिक रखरखाव भी मिल सकता है, वो उसका क्या कानूनी प्रावधान है? मेंटेनेंस तो सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत मिल सकता है, और इसमें वाइफ को एक एक्स्ट्रावेगेंट एक्सपेंसेस के लिए तो नहीं, बट एक डिसेंट एक्सपेंसेस के लिए जो उसको हस्बैंड के लिए भी ऑपरेसिव, अनबेरेबल या ऐसा उसके बजट के अकॉर्डिंग या उसकी जो और भी लायबिलिटीज है उससे बाहर न जाते हो, तो वाइफ को उसको देना बनता है। क्वांटम उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि वाइफ को डिस्कम्फर्ट ना हो, हस्बैंड को भी पे करने में कोई इशू ना हो। और बच्चों का जो खर्चा है, क्योंकि ये मेंटेनेंस के तहत ही ये भी आ जाता है, और वाइफ और हस्बैंड है तो बच्चे इसमें जुड़े हुए होते हैं, तो जो बच्चों का खर्चा है वैसे तो माना जाता है कि फादर को एक्सपेंसेस बेयर करने, बट अगर दोनों पेरेंट्स केपेबल हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी देखी जाती है कि कौन कितना पे कर सकता है, किस तरह से बच्चों को कंफर्ट दिया जाता है और उनके मेंटेनेंस का कैसे मतलब देखभाल की जाती है। बिल्कुल, अगर हम मुस्लिम निजी कानून के तहत बात करें तो उसमें पारिवारिक संपत्ति पर महिलाओं का क्या हक है, उसके बारे में भी बताइए। मुस्लिम लॉ जो है उसमें इस्लामिक लॉ में कुरान के तहत सुन्ना, इज्मा किया, इन सबको देखते हुए मुस्लिम लॉ में सारे डिसीजन लिए जाते हैं कि किसको कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी, किसको कितना डिवॉल्व होगा। तो इसमें भी ऐसे है कि अगर लीगल एयर को देना है तो फीमेल लीगल एयर को 1/8 या अगर मोर देन 1 वाइफ है तो 1/16 तो डिमिनिश भी हो जाते हैं राइट। तो अगर वाइफ
एक से ज्यादा हो जाती हैं, इस तरह से होता है तो फिर लड़कों को डबल शेयर मिलता है लड़कियों के कंपैरिजन में। अगर एक से ज्यादा सिस्टर्स हैं तो उनको कलेक्टिवली 2/3 शेयर दे दिया जाता है। तो इस तरह से डिवीजन करते हैं इसमें। बिल्कुल। तो चलिए, महिलाओं को किस तरह से संपत्ति में ये अधिकार दिए गए हैं और इन अधिकारों का वो कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं, बहुत ज़रूरी थी ये जानकारी उन तक पहुंचाना। बहुत शुक्रिया विद्युत्मा झा जी, आप हमारे साथ जुड़कर आपने लीगल हेल्पलाइन में तमाम सवालों के जवाब दिए और महिलाओं को उनके अधिकार ज़रूरी बताए। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।